गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th सीबीएसई बोर्ड का पेपर जो कर रहे थे 2015 का, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। कम से कम 11 या 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 12th क्वेश्चन है, पहला भाग है क्वेश्चन का। ए जियांट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 15 मीटर रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप के लिए। इफ एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर इज यूज्ड, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप? एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्टिव लेंस? मून का डायमीटर, इमेज का, मून की इमेज का डायमीटर पूछा है। डायमीटर ऑफ द मून इज 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। जो रियल डायमीटर है वो दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट इज 3.8 10 टू द पावर 8 मीटर। मून के ऑर्बिटल जो रेडियस है वो दी हुई है 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। तो हमें निकालना है डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून, ठीक है ना। और करेंगे जब समझ में आएगा। तो पहला हमें क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ FO इक्वल टू 15 मीटर। आई पीस ऑफ फोकल लेंथ FE इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर। और डायमीटर ऑफ द मून इज 3.48 इंटू 10 to the power 6 मीटर। रेडियस ऑफ lunar orbit for moon is 3.8 into 10 to the power 8 मीटर। ये सब गिवन है, हमें इसको सोल्व करना है। तो मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसका फार्मूला होता है FO अपॉन FE। FO कितना है? 15 अपॉन FE 10 - 2, आंसर आ जाएगा 1500 विदाउट यूनिट, क्योंकि यूनिट फोकल लेंथ अपॉन और डिनोमिनेटर में और ऊपर दोनों नीचे फोकल लेंथ है, तो ये आपस में यूनिट कट जाएगा, तो बिना यूनिट के आएगा, डायमेंशन लेस होगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगा 1500 FO अपॉन FE से। अब हम निकालेंगे ये कोई लेंस है और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये इमेज की हाइट है, ये एंगुलर एंगल है, ये अल्फा, और ये फोकल लेंथ की डिस्टेंस पर इमेज है।
ठीक है ना। तो इसमें ये चित्र इसलिए बनाया है क्योंकि एल्फा हम मालूम कर सके हैं कि एंगल कौन सा है, एल्फा, ठीक है ना। अगर ये इमेज की हाइट ज्यादा होगी तो एंगुलर एंगल ज्यादा होगा, और ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा होगी तो एंगल ज्यादा होगा, ठीक है ना। एंगल उस पर डिपेंड करता है। अब हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन तो हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब अपने करेंगे एंगुलर साइज ऑफ द मून। एंगुलर साइज ऑफ द मून। एंगुलर साइज जैसे एल्फा हम जानते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की जगह तो डायमीटर आ जाएगा मून का, और रेडियस की जगह ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगी, क्योंकि इस तरह से बनेगा, ये डायमीटर और ये रेडियस और ये अल्फा, तो आर्क अपॉन रेडियस, ये एंगुलर साइज ऑफ द मून आ जाएगी। तो हम निकालेंगे डायमीटर ऑफ द मून दिया हुआ है 3.48 इंटू 10⁶, और रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट 3.8 इंटू 10⁸। ये हो जाएगा 3.48 अपॉन 3.8 इंटू 10⁻² रेडियन। अब निकालेंगे एंगुलर साइज ऑफ द इमेज। एंगुलर साइज ऑफ द इमेज ऑफ मून, ठीक है ना। तो वो मैग्निफिकेशन कितना है 1500, तो इतना मैग्निफाइड हो जाएगा 3.48 अपॉन 3.8 इंटू 10⁻² इंटू 1500। ये एंगुलर साइज ऑफ द इमेज आ जाएगी। इमेज का बनेगी आई पीस पे। अब निकालेंगे डायमीटर ऑफ इमेज। जैसे ये इमेज होगी, इमेज का डायमीटर, और ये आई पीस, और ये एंगुलर साइज ऑफ द इमेज। तो जो फोकल लेंथ होगी, एंगुलर साइज ऑफ द इमेज क्या होगी, एल्फा डायमीटर अपॉन एफ ई। तो डायमीटर ऑफ इमेज निकालेंगे तो वो हो जाएगा एल्फा एफ ई। तो हमें आई पीस के फोकल लेंथ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3.48 अपॉन 3.8 10⁻² और 1500 तो 15 हो जाएगा, इंटू 15 इंटू, अब ये एंगुलर साइज है ऑफ द इमेज, मतलब एल्फा है, इसको एफ ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। एंगुलर साइज है ये, इसका कोई यूनिट तो है नहीं, डायमेंशन लेस है, रेडियन की कोई होती नहीं है, डायमेंशन लेस है। अब इसको हम गुणा करेंगे एफ ई से 1 सेंटीमीटर से, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। मीटर में भी ला सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके इसका आंसर आएगा सोल्व करने के बाद में
सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायमीटर ऑफ द इमेज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है, वो करेंगे। Write Einstein's photoelectric equation and mention which important features in photoelectric effect can be explained with the help of equation. The maximum kinetic energy of photoelectric electrons get doubled. Kinetic energy को double कर दिया जाए photoelectron की when the wavelength of light incident on the surface changes from lambda 1 to lambda 2. Incident wavelength lambda 1 से lambda 2 चेंज हो रही है। Derive the expression for the threshold wavelength lambda naught and work function for the metal surface. वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए लैम्डा नॉट के लिए हमें एक्सप्रेशंस ज्ञात करने हैं। ठीक है ना। तो पहला तो है आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? एच न्यू। एच न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ये दो में डिवाइड होती है, एक तो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। ये वर्क फंक्शन है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है और ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है एच न्यू। इससे ये स्पष्ट होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन है डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, या इंसिडेंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। एक तो ये स्पष्ट होता है, ये ले सकते हैं। एक क्या है कि इसमें एच न्यू नॉट होता है, तो हम लिख सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्मूला, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हैज एग्जिस्टेंस फॉर द मेटल सरफेस। उसके लिए उपस्थित है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस के लिए। ये इसमें होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हम लिख सकते हैं फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब ज्यादा एनर्जी होगी, ये एच न्यू ज्यादा होगी, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ठीक है। अब अपन को करना है कि काइनेटिक एनर्जी को हमें डबल करना है। एक तो ये फार्मूला है ही, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के मैक्सिमम, और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एस सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस के मैक्सिमम। एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन गेट डबल्ड व्हेन द वेवलेंथ of light incident on the surface changes from lambda 1 to lambda 2। तो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ लैम्डा 1 है, ये लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ये तो इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एच सी अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देंगे। अब हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्ञात करनी है इन दोनों इक्वेशन से।
इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन 2, तो 2 Hc अपॉन लैम्डा 1 माइनस Hc अपॉन लैम्डा 2, इधर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से ये माइनस कर दिया, 2 Hc अपॉन लैम्डा नॉट प्लस 2k मैक्सिमम माइनस Hc अपॉन लैम्डा नॉट माइनस 2k मैक्सिमम। 2k मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज कट जाएगी, कैंसिल आउट, तो हमारे पास में आएगा Hc हर एक स्टेप में डिवाइड हो जाएगा, Hc कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू, इसमें से ये माइनस होगा तो 1 अपॉन लैम्डा नॉट बचेगा। इसको सोल्व करेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 एलसीएम 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा नॉट, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का एक्सप्रेशन हमारे पास में आ जाएगा लैम्डा नॉट लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1, ये हमारे पास में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे निकालना है वर्क फंक्शन फॉर द मैटर सरफेस। वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नॉट Hc अपॉन लैम्डा नॉट, 1 अपॉन लैम्डा नॉट की वैल्यू ये है ही, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Hc से, तो Hc इंटू 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये वर्क फंक्शन फॉर द मेटल सरफेस एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये दो एक्सप्रेशन ही हमें प्राप्त करने थे, so क्वेश्चन इज सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टडी ऑफ गाइगर मार्सटन एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ एल्फा पार्टिकल बाय ए थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, क्या होता है कि गाइगर मार्सटन जो एक्सपेरिमेंट किया था वो रदरफोर्ड के बाद में किया था। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसी के ऊपर उन्होंने अन्य एक्सपेरिमेंट किए, तो उसको गाइगर मार्सटन बोलते हैं। उन्होंने एल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई गोल्ड फॉइल पे। ड्रा द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एल्फा पार्टिकल इन द क्लाउड फील्ड ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। तो एक्सप्लेन briefly how one gets the information on the size of the nucleus from the study. From the relation R equal to R naught A power 1 upon 3, where R naught is the constant and A is the mass number of the nucleus, so that nuclear mass density is independent of A. इसमें क्या है कि न्यूक्लियस गोल्ड फॉइल पे जब एल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई थी तो ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड, कुछ ही एल्फा कण वापस लौट पाए। तो इससे सिद्ध हुआ कि द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेट ओनली इन ए स्मॉल वॉल्यूम of atom. This gives the result that कि इसने ये रिजल्ट दिया कि न्यूक्लियर की जो साइज है उसके बारे में हमें अनुमान लगा सकते हैं। This gives an idea
ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो जैसे ये एक पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल, और वापिस इसी दिशा में लौट गया। दूसरा आया, इसकी थोड़ा सा नजदीक आया, वो इधर मुड़ गया। फिर एक यहां आया, वो इस तरफ मुड़ गया। फिर यहां आया, वो इस तरफ मुड़ गया। इस तरह से अल्फा पार्टिकल आए। कम से कम 1,00,000 अल्फा पार्टिकल में केवल एक ही पार्टिकल होता तो रिबाउंड हुआ। तो ये इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल है, ये टारगेट न्यूक्लियस है। ये डायग्राम बनाना है हमें। इससे पूछा है कि ये डायग्राम क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री डायग्राम। ये थीटा है और ये जो होता है संगत प्राचल, कोलिजन पैरामीटर बी, ठीक है ना, ये बनाना जरूरी होता है। थीटा बी में रिलेशन होता है, वो इसमें नहीं निकालना है अपन को, बस ये ट्रेजेक्ट्री पाथ हमें बनाना था। और इसमें ये पूछा है कि अगर द रिलेशन R इक्वल टू R0 A पावर 1/3 ये रिलेशन है, तो डेंसिटी ऑफ द मैटर ऑफ द न्यूक्लियस, जो एटम है उसकी डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ ए पर निर्भर नहीं करती है, ये हमें स्पष्ट करना है। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास को लिख सकते हैं m इंटू ए अपॉन आर। अगर रेडियस है ऑफ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को अगर स्फीयर की तरह माने तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। m क्या है? मास नंबर। मास नंबर मीन्स नहीं, m इज मास ऑफ ए न्यूक्लियन। मास ऑफ ए न्यूक्लियन, a इज मास नंबर। a इज मास नंबर, द्रव्यमान संख्या इसको बोलते हैं। a इज द मास ऑफ ऑल न्यूक्लियन इन द, a इज द मास नंबर ऑफ ऑल न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी होते हैं उन सबकी संख्या a है, और मास है m है, मास ऑफ द वन न्यूक्लियन। तो टोटल मास क्या हो जाएगा? ma। और r की वैल्यू रख देंगे ma अपॉन 4/3 पाई R0 a पावर 1/3 का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? ma अपॉन 3/4 पाई R0 का क्यूब a से a कैंसिल हो जाएगा। तो डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? फार्मूला 3m अपॉन 4 पाई R0 क्यूब It is clear now. Nucleus matter density is independent of A. Nuclear matter density is independent of A. क्योंकि इसमें A नहीं है तो A पर निर्भर नहीं करती। A is the mass number, mass of the nucleons which exist in nucleus, ठीक है। और m इज द मास ऑफ ए न्यूक्लियन, वन न्यूक्लियन का मास। तो ये इस तरह से करना होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये।
अब न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूशन में डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन है. Distinguish between the nuclear fission and fusion. So, how in both process energy is released? Calculate the energy release in MeV in the deuterium fusion reaction. हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं. 1s2 plus 1s3, इससे बन रहा है 2He4 प्लस न्यूट्रॉन. यूजिंग द डेटा हमें यूज करना है. मास दिया हुआ है 1H2 का कितना 2.014102 एटॉमिक मास यूनिट. M1H3 इसका मास दिया हुआ है 3.016049 U. M2He4 mass is given 4.002603 and neutron mass is 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट. तो सबसे पहले फ्यूशन क्या होता है? द ब्रेकिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉल फ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्यूशन. बड़े नाभिक का छोटे नाभिकों में टूटना, बड़े न्यूक्लियस का छोटे न्यूक्लियस में टूटना. द ज्वाइनिंग ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई इन द फॉर्म ऑफ हैवी न्यूक्लियाई. छोटे छोटे नाभिकों का जोड़ना बड़े नाभिक के रूप में. दिस इज फ्यूशन. इन बोथ प्रोसेस energy is released because the binding energy per nucleon of daughter nuclei, ये daughter nuclei है, binding energy of daughter nuclei is more than binding energy of parent nuclei. This energy difference of binding energy is released in the form of energy. So the many mass gets converted into energy. काफी कुछ द्रव्यमान एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाता है. तो ये जो चीजें हैं, ये जो डॉटर न्यूक्लियाई की एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी, वो पेरेंट न्यूक्लियाई की एनर्जी से ज्यादा होती है. परंतु इसकी जो एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है, डिफरेंस जो होता है, वो लाइट के रूप में इजेक्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है. तो उस एनर्जी को हम काउंट नहीं कर पाते. वही एनर्जी हमें ज्ञात करनी है इस प्रोसेस में. तो वो एनर्जी को हम लिखते हैं Q. उसका फार्मूला होता है डेल्टा M, मास डिफेक्ट इंटू C स्क्वायर. एक वैल्यू लिखना हमने नहीं लिखी, 1U की 931.5 MeV अपॉन C स्क्वायर. डेल्टा M की वैल्यू क्या आती है? मास ऑफ दिस पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ दिस डॉटर न्यूक्लियाई इंटू C स्क्वायर. वो तो एनर्जी आ जाएगी, और इन दोनों के मासेस का जो डिफरेंस आएगा वो डेल्टा M होगा. तो हम लिखेंगे M ऑफ 1s2 प्लस M ऑफ 1s3 माइनस M ऑफ 2He4 माइनस Mn, और उसको इससे गुणा कर देंगे तो
सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एमईवी में आ जाएगा इंटू 931.5 एमईवी। अब इनकी वैल्यूज हम रख सकते हैं 2.0141024 प्लस 1s3 कितनी है 3.0160494 माइनस 2h4 की 4.0026034 माइनस mn 1.00865 इंटू 931.5। इसका अगला जो कैलकुलेशन आएगा करने पर 0.01888 इंटू 931.5 और आंसर आएगा 17.59 एमईवी। ये बहुत एनर्जी होती है, एमईवी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 17.59 ये एनर्जी। डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट, मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई, इंटू सी स्क्वायर करेंगे तो वो एनर्जी हो जाएगा, और सी स्क्वायर इससे कैंसिल आउट होके हम एमईवी में एनर्जी रिलीज निकाल सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब एम्पलीट्यूड सिग्नल, आयाम मॉडुलित सिग्नल का डायग्राम बनाना है हमें। ड्रा ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिटेक्टर ऑफ AM signal and show necessary processes and waveforms how the original message signal is detected from the input AM wave। AM wave जो इनपुट आती है उसको कैसे हम सिग्नल उससे लेते हैं, आयाम मॉडुलित, आयाम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो वेव आती है इनपुट में, उसको हम कैसे उससे हम सिग्नल निकालते हैं, वो हमें डायग्राम बनाना है। तो इस तरह से अगर आप डायग्राम बना दोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। AM वेव यहां बनेगा रेक्टिफायर, एनवेलॉप डिटेक्टर, ये A, ये B, ये C। टाइम एक्स एक्सिस पर है, इस तरह से वेव बनेगा। और इस तरह से इसमें वेरिएशंस होंगे जिनको मॉड्यूलेटेड किया हुआ है। फिर यहां फिर लास्ट जो आउटपुट होगा ये तो है आयाम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इनपुट, ये है रेक्टिफाइड वेव, और दिस इज द आउटपुट।
ये हमने सिग्नल ले लिया इनपुट से, ठीक है ना। ये डायग्राम आपको बनाना है, यहां लिख सकते हैं एमटी, जो सिग्नल हमें प्राप्त करना है। ये आयाम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इनपुट का डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इस तरह से डायग्राम बनाना है और इस तरह से वेव बनाना है। ये यहाँ इस तरह की वेव फॉर्म है, यहाँ इस तरह की वेव फॉर्म है और यहाँ इस तरह की वेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज से रिलेटेड है। व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इज potential, maximum potential difference between the electrodes of the cell when no current is flowing in the circuit. सर्किट कनेक्ट भी नहीं होता है, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, तब सेल के टर्मिनलों के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको ईएमएफ कहते हैं। और टर्मिनल वोल्टेज is the voltage between the electrodes when circuit is switched on. सर्किट चालू है तब सेल के टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। टर्मिनल वोल्टेज इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। जैसे ओम्स लॉ आपने किया होगा, ये आप करोगे तब देखना, उसमें जो वोल्टेज हम मेजर करते हैं वो टर्मिनल वोल्टेज होता है। और ईएमएफ इज मेजर्ड इन पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के भी कई एक्सपेरिमेंट है 12th में, वो आप करोगे जब आपको मालूम पड़ेगा कि पोटेंशियोमीटर को यूज कैसे करते हैं हम, कैसे ईएमएफ नापते हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले से डिस्कस कर लिया। ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, मैं लेता हूं। A cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable load resistor R. Draw the plot of terminal voltage V versus कैपिटल R के साथ में करना है, करंट I के साथ में प्लॉट करना है ग्राफ टर्मिनल वोल्टेज V का। It is found that when R is 4 ohm, the current is 1 ampere. When R is increased to 9, अब R 9 हो जाता है, the current reduces, करंट हो जाती है 0.5 एम्पियर। Find the value of EMF and internal resistance. ठीक है, ये क्वेश्चन है, दो ग्राफ प्लॉट करने हैं और एक ये क्वेश्चन हल करना है। हम जानते हैं EMF, ये तो EMF है, ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये R इंटरनल रेजिस्टेंस है और कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर और I इक्वल टू होता है E अपॉन R प्लस आर। कैसे? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज द करंट। तो हमें ग्राफ बनाना है पहले टर्मिनल वोल्टेज में और रेजिस्टेंस में, आर में। तो इससे आई से हम वी कैसे बनाएंगे? V इक्वल टू आई आर इक्वल टू ई आर अपॉन आर प्लस आर। इस आर से डिवाइड करेंगे तो E अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर। हमें ग्राफ प्लॉट करना है आर में और V में, ठीक है। जब कैपिटल R को 0 रखेंगे
तो ये R अपॉन R इनफाइनाइट हो जाएगा। R अपॉन R क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और V हो जाएगा 0। कब? जब R को 0 रखेंगे तो दोनों 0 आएगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा ग्राफ। ठीक है। जब R को R रखेंगे तो V हो जाएगा E अपॉन 2 फ्रॉम दिस फार्मूला। जब R को इनफाइनाइट रखेंगे तो V हो जाएगा E, क्योंकि R अपॉन R हो जाएगा 0, तो V हो जाएगा E। तो मतलब R का मान कितना भी ज्यादा हो जाए, वोल्टेज का मान, टर्मिनल वोल्टेज का मान E से ज्यादा नहीं होगा, EMF से ज्यादा नहीं होगा। तो हम यहां बना लेते हैं V बराबर E। इस तरह से ग्राफ बनेगा P और R में। टर्मिनल वोल्टेज एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ। Now the terminal voltage and current from this formula, this formula, I increased, V is decrease। I को 0 करेंगे, देन V बराबर E होगा। तो यहां पर I 0 है, तो यहां V बराबर E हो जाएगा। यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा 0 से, और इसका मान अगर इसके बराबर हो जाए E के, तो V 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह से ग्राफ बनेगा। कैसे? दिस IR इज इक्वल टू E। क्यों? इंटरनल जो वोल्टेज होता है वो E से ज्यादा नहीं हो सकता, EMF से ज्यादा नहीं हो सकता। तो EMF के बराबर करेंगे इसको, तो E माइनस E 0 हो जाएगा, तो V 0 हो जाएगा। V ऑन द Y एक्सिस, I ऑन द X एक्सिस। तो इस तरह का ग्राफ टर्मिनल वोल्टेज और I के बीच में प्लॉट होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन, ये तो ग्राफ हो गया टर्मिनल वोल्टेज एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट। We have plotted 2 graphs, you also seen. Now this resistance, and after some time this resistance increase, and this current, we get this current. So formula is I equal to E upon R plus R, total voltage upon total resistance. This is the current. Current when 1 ampere, then E is unknown, R is 4 plus R. So from this formula, E equal to 4 plus R. Now current is 0.5 ampere, 9 plus R. This multiply from 0.5, so E equal to 4.5 plus 0.5 R. Equate this equation. 4 plus R equal to 4.5 plus 0.5 R. This minus this, 0.5 R equal to this minus this, 0.5। ऐसे भी लिख सकते हैं, R minus 0.5 R equal to 4.5 minus 4।
ये आ जाएगा। तो R इक्वल टू 1 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 1 ओम। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।